हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी यूट्यूब चैनल्स। सो आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हमारा होगा सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब आपका कोई भी प्रोग्राम होता है वो स्टेप बाय स्टेप वेट करके चलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सब एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होंगे कि हाँ भाई पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे नहीं कि भाई कि पहले के बाद में सीधा भाई पांचवा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद में सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जब पूरा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप वेट करके चलता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, सिंपल होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, स्लो हो सकता है। ये आप देख रहे होंगे कि कुछ केस में ये स्लो हो सकता है क्योंकि हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। अब जो कि क्या बता, मुझे थर्ड लाइन में कुछ मेरे प्रोग्राम में थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्लो हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड स्टेटमेंट के अंदर मेरी कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो काफ़ी टाइम ले रहा है वो आउटपुट लाने के लिए, उसे कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने पड़ रहा है, तो वो फोर्थ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम ले रहा है। एक तो इसलिए स्लो हो गया, और ब्लॉकिंग किस लिए हो गया, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ गई इसलिए ब्लॉक हो गया वो। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, रीड फाइल, फाइल को रीड भी किया जा सकता है भाई, ये भी हो सकता है। प्रोसेस फाइल, तो उसमें भी ये स्लो हो सकता है, ये किसी फाइल को सेव कर रहा है। अब भाई किसी लोकेशन जाकर सेव कर रहा है, कुछ उसका नाम लिख रहा है, कुछ नाम दे रहा है, तो तब भी स्लो हो सकता है। ये एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सब सिक्वेंशियल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी फाइल को रीड करते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, उसे सिंक्रोनस वे में आप रीड करते हैं, या जब उसे आप एनालाइज करते हैं या प्रोसेस करते हैं तब भी आप उसे सिंक्रोनस वे में करते हैं। अगर आप उसे सेव करते हैं तब भी आप उसे सिंक्रोनस वे में करते हैं। इट मीन्स सब सीक्वेंशियल होगा। अब आते हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जस्ट इसका रिवर्स है। जैसे कि इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे ही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। अगर मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट मेरा कुछ टाइम ले रहा है, थर्ड कुछ टाइम ले रहा है, जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है बट अभी फोर्थ स्टेटमेंट बचा है, फिफ्थ स्टेटमेंट बचा है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट 10 में ले रहा है। तो वो कह रहा है भाई तू टाइम ले, जब तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं तुझे एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैं तेरा थर्ड स्टेप को भाई काम कंप्लीट कर लेता हूँ। सेम वही एग्जांपल ले कि जैसे कि आप किचन में जाते हो भाई, चाय रखते हो, उसके बाद में आपको मोबाइल में कुछ काम करना है, मोबाइल के अंदर कुछ काम करना है। अब लेकिन सिंक्रोनस वे में क्या होगा कि आपने चाय रखी, आप भाई पहले उसके बाद में चाय बनेगी, फिर उसके बाद में पियोगे, फिर उसके बाद में मोबाइल में काम करोगे। ये तो सिंक्रोनस वे हो गया। लेकिन ये सिंक्रोनस वे क्या बोलता है, इस सिंक्रोनस वे बोलता है कि भाई कि पहले आप भाई चाय बननी, चाय बन रखी आपने गैस के ऊपर। अब चाय बनने की बीच की जो प्रोसेस होगी, आप उसमें अपने फ़ोन का जो भी आपका इंटरनल वर्किंग होगी आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं मुझे कोई इस प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी चाय बन जाएगी मैं आपको बता दूंगा और आप उसे भाई पी लीजिएगा। यानी कि ये नहीं कि भाई आप कुछ वेट, क्या हो, आपको कुछ वेट करना पड़ रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये सेम यहीं पर लिखा हुआ है, जब प्रोग्राम वेट नहीं करता और मल्टीपल काम पैरेलल मैनेज करता है। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट लगाता हूँ कि सीपीयू नेवर सिट एन आइडियल, सीपीयू भी सेम इसी तरीके से काम करता है। सीपीयू कभी मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं करता। सीपीयू के काम करने की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। सीपीयू के अंदर जब एक प्रोसेस आती है तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अगर भाई प्रोसेस सीपीयू के पास में दूसरी प्रोसेस टू रिक्वेस्ट आ गई है कि अब भाई मुझे प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट करने के, अभी भी प्रोसेस वन चल रही है, अब प्रोसेस वन को भाई कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है, तो सीपीयू कहेगा भाई कि नहीं, अब तू इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर ले भाई, तू जब इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर ले तो दोबारा से भाई स्टैक के अंदर आ जाना, मैं इतना भाई प्रोसेस टू पे काम कर लेता हूँ। सेम वो भी एसिंक्रोनस वे पे ही काम करता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये थोड़ा फास्ट होता है, नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है इसका, रियल वर्ल्ड ऐप के लिए बेस्ट है।
यूज फॉर एपीआई कॉल्स, क्योंकि जब एपीआई कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस सिंक्रोनस वे होता है, क्योंकि अब जरूर नहीं होता था कि आप भाई जब डेटा फैच कर रहे हैं सर्वर से, आपको क्या पता आपका सर्वर थोड़ा स्लो भी हो, मे बी स्लो हो सकता है, तो वहाँ से डेटा फैच करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वहाँ पर भी इस सिंक्रोनस वे होता है। फाइल रीड कर रहे हो, फाइल रीड कर रहे हो कि भाई अब क्या पता मुझे किसी स्टेटमेंट पे कुछ टाइम लग रहा है ज़्यादा, कुछ कुछ उसके अंदर यूआरएल दिया हुआ है, वो उस यूआरएल से कुछ डेटा फैच होकर आता है, तो वहाँ उसके बाद में तो भाई मैं वेट नहीं करूँगा कि भाई कि मैं थर्ड थर्ड मैं उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट को रोक दूँ या फिर कुछ कर दूँ, तो वहाँ पर आपका ये काम नहीं होगा। तो वहाँ पर आप ये सिंक्रोनस वे परफॉर्म कर रहे हो, डेटाबेस परफॉर्म कर रहे हो, डेटाबेस से आप डेटा लेके आ रहे हो, या कोई टाइमर परफॉर्म कर रहे हो, या नेटवर्क परफॉर्म कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए फैच डेटा, वही सिंपल सी बात है कि डेटा फैच कराऊंगा। अब मैं ये भाई वेट तो नहीं। अब अगर आपकी अमेजोन की वेबसाइट है, जब आप amazon.com ब्राउजर पे टाइप करते हो, तो क्या आप देखते हो कि जब पहले डेटा फैच होता है उसके बाद में ही इंटरफेस आपको विजिबल होगा? नहीं, इंटरफेस से या फेसबुक का कोई भी पेज ले लीजिए, मैं चलो अमेजोन को छोड़ देता हूँ, आप फेसबुक का पेज ले लीजिए। अगर आप फेसबुक के पेज पे जाते हैं, भाई सपोज मेरी प्रोफाइल अभी अभी मेरी प्रोफाइल विजिबल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि भाई कि आपको पोस्ट का या पोस्ट क्रिएट करने का, या फिर आपको नोटिफिकेशन का आइकन ना ही दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका यूआई रिस्पॉन्सिव रहेगा, यूआई रिस्पॉन्सिव। अगर मैं थोड़ा डिफरेंस की बात करता हूँ दोनों के अंदर, ये मैं एक सिंक्रोनस वे रखता हूँ, ए सिंक्रोनस वे रखता हूँ। एग्जीक्यूशन कैसा होगा ए सिंक्रोनस वे में? वन बाय वन, यानी कि वन आफ्टर अनदर। और एसिंक्रोनस वे में क्या होगा? पैरेलल फील होगा, कि हाँ सब कुछ भाई एक साथ ही चल रहा है, यानी कि मल्टीटास्किंग चल रही है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक फीचर दूसरे फीचर की बात करता हूँ, स्पीड की बात करता हूँ, तो सिंक्रोनस में फीचर स्पीड कैसी होगी? स्लो होगी। और एसिंक्रोनस वे में स्पीड कैसी होगी? फास्टर होगी। अगर मैं ब्लॉकिंग की बात करता हूँ, तो सिंक्रोनस वे में ब्लॉकिंग हो सकती है, लेकिन एसिंक्रोनस वे में ब्लॉकिंग नहीं हो सकती। अब क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आपकी वो एपीआई फैच डेटा फैच कर रहा है सिंक्रोनस वे में, अब एपीआई ने भाई कुछ एरर दे दी है, तो जरूर नहीं डरेगी। मैं आपको भाई थर्ड, अब वो सेकंड स्टेटमेंट पे एपीआई फैच होनी थी, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में मैं कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो भाई मैं क्या उस सेकंड स्टेटमेंट की वजह से मैं थर्ड स्टेटमेंट को रोक दूंगा? नहीं, मैं ये ब्लॉकिंग नहीं करूंगा। तो ब्लॉकिंग तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में देखता हूँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी मैटर में भी सिंक्रोनस सिंपल है, लेकिन ए सिंक्रोनस थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस क्या है? स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि सब कुछ स्टेप से चल रहा है। तो इसलिए हम इसे सिंपल बोल रहे हैं। इस सिंक्रोनस में थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक के बाद में भाई तीसरा भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं जो मैं थोड़ा आगे कवर करता रहूँगा, इसलिए क्योंकि इसे स्लाइटली कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है इस सिंक्रोनस वे को। रियल ऐप्स, अगर कुछ रियल ऐप्स की बात करें, तो सिंक्रोनस का बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है। मोस्टली यूज किसका होता है? ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। इसीलिए ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का आप पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, तो वो है सबसे पहले सिंक्रोनस वे में एटीएम की क्यू, एटीएम की जो लाइन होती है वो सिंक्रोनस होती है, यानी कि आप भाई पहले जो पहला यूज़र होगा वही उसके बाद में पहले एटीएम यूज़ करेगा, एटीएम से विड्रॉ करेगा, और देन उसके बाद में वहाँ से चला जाएगा, फिर दूसरा यूज़र एटीएम में आएगा, वो भी ऐसे विड्रॉ करके फिर जाएगा। तो वो एक सिंक्रोनस वे में होती है, सब लाइन में वेट करते हैं। और उस अगर मैं ई सिंक की बात करता हूँ, वो हो गया ए ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में क्या है कि भाई मैं भी कर रहा हूँ, सपोज कोई और भी कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन भी कर रहा है, कोई फोर्थ पर्सन भी कर रहा है। अब जरूरी नहीं भाई कि फर्स्ट पर्सन को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो सेकंड पर्सन को भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थर्ड पर्सन को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन पेमेंट को ए सिंक के अंदर रखा गया है। वो सबसे बेस्ट यहाँ पर एक दिया गया कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको बोलना होगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट्स टास्क वन आफ्टर अनदर, while asynchronous programming allow task to run without waiting, improving performance and responsiveness.
यहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर के कंसेप्ट को समझ गए, कभी डेफिनेशन का रट्टा मत लगाओ, क्योंकि अगर डेफिनेशन का रट्टा लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी डेफिनेशन को उसे लर्न मत करो, आप सिर्फ उसके ऊपर ही कंसेप्ट हो कि सिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या होता है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप ये डेफिनेशन आप भूल जाओ कि ये मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूँ। डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, आपको बताना चाहिए कि सिंक्रोनस क्या होता है और इस सिंक्रोनस क्या होता है, क्योंकि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मैं ये काम कर सकता हूँ, इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये काम करता हूँ। तो आप डेफिनेशन सेल्फ बना लोगे। तो आप डेफिनेशन को यहाँ पर रट्टा बिल्कुल मत लगाओ कि जो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है आप उसी डेफिनेशन को याद करें। ठीक है। उसके बाद में हमारा एक कंसेप्ट आता है कॉल बैक। तो कॉल बैक क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। और डेफिनेशन, अब जब हम डेफिनेशन दी पढ़ेंगे, हमें उसी डेफिनेशन से फिर हम उससे आगे का यूज़ करते रहेंगे कंसेप्ट को। when we pass a function when we pass a function as an argument to another function and that argument is executed inside the same function, then it is a callback. When we pass a function as an argument to another function and that argument is executed inside the same function, then it is called a callback. अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप एक फंक्शन के अंदर, सपोज आपने एक फंक्शन बनाया है कोई भी किसी भी नाम से, उसके अंदर कुछ आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब व्हेन वी पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन बनाया दूसरा फंक्शन बनाया, अब आप दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब आप पहले फंक्शन में जब कॉल कर रहे हो तो आप दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन एंड दैट आर्ग्यूमेंट, वो फिर जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया उसके अंदर इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द सेम फंक्शन। अब उस आर्ग्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या कोड कर रहे हो, वो भी किसके अंदर, जो आपका पहला फंक्शन है, तो उसे हम कहते हैं कॉल बैक। उसे क्या बोलते हैं हम, कॉल बैक। इसे मैं कैसे बताऊँ, देखो मैं एक यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ, क्रोम के, ठीक है। यहाँ पर एक ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, कोई भी अच्छा सा ब्राउज़र। ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ए के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, हेलो, ठीक है। अब फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया बी के नाम से, फंक्शन बी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड। अब मैंने क्या उसमें कहा था कि व्हेन वी पास ऑफ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, व्हेन वी पास ऑफ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू द टू द अनदर फंक्शन, यानी कि जब आप एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो किसके अंदर,
अनदर फंक्शन के अंदर। यहाँ पर आप ए को कॉल कर रहे हो, पास कैसे कर रहे हो, बी को पास कर रहे हो, एंड that argument is executed or called in the inside the same function। अब ये क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो आपने आर्गुमेंट लिया है मैं उसे कोड कर लेता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, अब आप सोच के देखो कि क्या रिजल्ट आएगा। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बैक। तो कभी आप ये मत देखो कि भाई फंक्शन के अंदर अगर मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये कॉल बैक है, नहीं, मैं उसके आर्ग्यूमेंट को कोड कर रहा हूँ। हमेशा ये बात आपको याद रखो कि व्हेन वी पास अ फंक्शन, व्हेन वी पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब आप इस फंक्शन को, यानी कि जब आप फंक्शन बी को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो टू अनदर फंक्शन, and that argument is executed or called inside the same function, then it is called a callback. Then it is called a callback. When we pass a function as an argument to another function and that argument is executed or called inside the same function, then it is called a callback। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो हाँ, ये आउटपुट, ये आपको इसने आउटपुट यहाँ पर दिखा भी रखा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसे सपोज मैं इसे अभी अनकमेंट कर देता हूँ तो भी आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ हेलो दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी बी को कॉल ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बी को पास कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं बी का एक कॉल बैक बनाऊंगा तो ये तब आएगा हेलो वर्ल्ड। अब देखो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बैक। अब इस कंसेप्ट को मैं एक दूसरे तरीके से करता हूँ, आप इसे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के लिए आप इसे सिलेक्ट कीजिए कंप्लीट दोबारा से, वो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दीजिए बस। सो इससे आपका एक कंप्लीट कमेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए की जो फंक्शन ए है, जो ए फंक्शन है उसके अंदर एक कॉलबैक पास करना है। अब आप यूज़ करोगे एरो फंक्शन का, किसका, एरो फंक्शन का, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं WORLD वर्ल्ड। तो देखो अब ये भी कॉल बैक ही है, ये भी एक कॉल बैक है, लेकिन ये कॉल बैक को लिखने का अलग तरीका हो गया कि आप एरो फंक्शन का यूज़ करके कॉल बैक को लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं कि फंक्शन ए को ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूटेड होगा, जब वो कॉल बैक एग्जीक्यूटेड होगा तो ये कॉल बैक, अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आप बोले अभी तो आएगी कि कॉल बैक, अभी ये तो हमने सिंक्रोनस वे में देखा कि पहले हेलो प्रिंट हो रहा है, देन उसके बाद में वर्ड प्रिंट हो रहा है। अभी तो सिंक्रोनस वे में देख रहे हैं कॉल बैक को हम, लेकिन ये तरीका गलत है। चलो मैं अगर सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रेस डाउनलोड बटन, और यहाँ पर लिख देता हूँ डाउनलोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ दोबारा से अगेन, डाउनलोडेड। तो इन तीनों में वैसे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जब आप देखोगे तो तीनों एक साथ प्रिंट हो गई है। इसने जरा थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, प्रेस डाउनलोड बटन, डाउनलोडिंग हो गया, डाउनलोडेड भी हो गया, काम खत्म। ये क्या हुआ, ये तो गलत है ना। अब इसे में हम दूसरे ब्राउजर में ऊपर कर लेते हैं, शायद में भी ये नहीं, ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, आपके सामने क्या आएगा। ओ ठीक है, अभी ये क्या दे रहा है यार, ये
ओके ठीक है, ये error इसकी दे रहा है। दोबारा से रन करते हैं हम इसे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है स्लो, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये ब्राउज़र थोड़ा काफ़ी टाइम लेता है। और जिस ब्राउज़र के अंदर हम अभी देख रहे हैं वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दिखा रहा है, तो वहाँ से आप कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके शायद। तो बट फिर भी जब ये ब्राउज़र ओपन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आज ये ब्राउज़र ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी काम किया है, ये ओपन हो जाता है वन कंपाइलर। कोई कोड शेफ। हो गया। ओके, नाइस। जब आप इसे रन करेंगे तो अभी आपके सामने क्या आउटपुट आएगा, ये देखते रहिए। ये देखिए, गुड। ठीक है, तो अभी सब कुछ आपके सामने आ रहा है, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि मैंने डाउन बटन पे क्लिक किया है, उसके बाद में डाउनलोडिंग भी होगी और फिर डाउनलोडेड भी हो गया, तो ये तरीका गलत है। तो लेकिन अब ये सब कुछ सिंक्रोनस वे में हो रहा है, यानी कि वन स्टेप अनदर, यानी कि पहले प्रेस हो रहा है, उसके बाद में कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है में क्या है लिखा हुआ है, डाउनलोडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद में डाउनलोडेड हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड होता है कॉल बैक, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन। अब इस सेट टाइम आउट के अंदर क्या होता है, हम एक तो कॉल बैक पास करते हैं और दूसरा क्या पास करते हैं, उसके अंदर एक मिली सेकेंड पास करते हैं। अब आपको पता होगा कि एक मिली सेकेंड एक 1000 मिली सेकेंड के इक्वल होता है, तो हम सिर्फ क्या पास करेंगे उसके अंदर, मिली सेकेंड पास करेंगे। अगर हम 3000 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 3 सेकेंड के इक्वल होगा। अगर हम 4000 की बात करें तो वो 4 सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट, हम यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं 4000। अब ये हो गया, अब देखो अब क्या आएगा। अब मैं यहाँ पर कॉल बैक को यूज करता हूँ, किसका, कॉल बैक का, ए सॉरी, अब देखना आउटपुट क्या आता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारा एरो फंक्शन यहाँ पर गलत हो गया था। अभी देखते हैं सब कुछ सही है क्या। ठीक है, अब सब कुछ सही था हमारा। अभी देखो आउटपुट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये भी देखिए कि आउटपुट, अब मैं इस चीज़ को, यहाँ पर तो आपको शायद आउटपुट में कुछ चेंज दिखा होगा, मे बी आउटपुट में कुछ दिखा होगा कि प्रेस डाउनलोड बटन हुआ, फिर डाउनलोडेड हुआ, और उसके बाद में 4 सेकंड लिए इसने, इसने क्या लिए थे, 4 सेकंड लिए थे, उसके बाद में फिर डाउनलोडिंग हुआ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आप में यहाँ पे एक, या इसके लिए या आपको जो, अगर सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, आपको जो जावा स्क्रिप्ट का
क्रोम ब्राउज़र होता है वो जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है। आप जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको समझना है कि जावास्क्रिप्ट को आपको डायरेक्टली यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिए, सॉरी, अभी आप देखिए कि आउटपुट किस तरीके से आएगा। मैं एंटर करता हूँ उस पर, कोड मेरा ये रहेगा। अभी आप देखिए, प्रेस डाउनलोड बटन, 4 सेकंड बाद क्या आएगा, अब देखना 4 सेकंड बाद आएगा डाउनलोडेड। ये हो गया सेट टाइम का यूज़। तो ये हो गया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये बोल रहा है कि भाई प्रेस डाउनलोड बटन। अब इसे पता है कि जो डाउनलोडेड होगा वो तो 4 सेकंड का टाइम लेगा। वो तो 4 सेकंड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, 4000 मिली सेकंड का टाइम तो दिया हुआ है। उसके बाद में एक कॉल बैक कॉल हो रहा है, एक कॉल बैक कॉल हो रहा है जो आपने इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है, वो कॉल बैक हो रहा है। तो आप उसे क्या करें, कोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। अब वो क्या कर रहा है, डाउनलोडिंग, क्या है वो बोल रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है। तो क्या है कि वो उसका अब जो सेट टाइम आउट के अंदर कोड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपको कोड लिखा हुआ है, तो वो उसे उसमें उसका वेट नहीं करेगा कि भाई कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा तब मैं इसका वेट करूँगा भाई, तब जाके मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही प्रिंट करूँगा। नहीं, ये उसे पता है कि भाई ये 4 सेकंड, 4 मिली सेकंड का टाइम, ये 4 सेकंड का टाइम लेगा, तो इतना मैं बी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट में देख किस तरीके से समझाया गया है। फिर यहाँ पर एक फंक्शन ए दिया हुआ है सी बी। अब यहाँ पर आप एट एन बी एस पी को रिमूव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। सी बी के अंदर हमने सी बी जो आपने इसके अंदर फंक्शन ए के अंदर आर्गुमेंट दिया हुआ है सी बी, हमने उसे कॉल किया है। अब आपने क्या किया, बनाया यहाँ पर एक फंक्शन बी बनाया है जिसके अंदर आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग हेलो, और क्या किया, फंक्शन ए को कॉल किया है, और उसके अंदर क्या किया, बी को पास किया है एज एन आर्गुमेंट। और अब इस काम को एरो फंक्शन के साथ किया है इसने इसने इस काम को अब एरो फंक्शन के साथ किया होगा। तो एरो फंक्शन के साथ में कुछ इस तरीके से काम होगा ये। अब यहाँ पर एंट्री होगी इसकी सेट टाइम आउट की, क्योंकि ये सब काम तो सिंक्रोनस वे में हो रहा था। अब यहाँ पर एंट्री हुई सेट टाइम आउट की। सेट टाइम आउट को मैंने आपको समझा दिया कि सेट टाइम आउट क्या, वो एक एसिंक्रोनस वे का होता है। सेट टाइम आउट दो चीज़ लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और टाइम इन मिली सेकेंड लेता है। फंक्शन ए सी बी सेट टाइम आउट लगाया, कंसोल डॉट लो यूजर वेलकम टू कोड विद विक की, ये 4000 मिली सेकेंड, इट मीन्स 4 सेकेंड का टाइम लेगा। उसके बाद में सी बी को एग्जीक्यूट करेगा, जो इसके अंदर हमने फंक्शन ए के अंदर आर्गुमेंट पास कर रखा है उसे कोल्ड करेगा। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बी बनाया है, प्लीज़ लाइक द दिस वीडियो। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन ए को कॉल किया है, उसके अंदर बी फंक्शन बी को एज एन फंक्शन बी को पास किया है, फंक्शन बी पैरामीटर पास किया है। अब जब ये इस फंक्शन के अंदर, अब ये फंक्शन बी जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है, अब ये इसे क्या कर रहा है, जो ए के अंदर पास कर रखा है, ये यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट को ये कोड कर रहा है। तो यही डेफिनेशन होती है बेसिकली किसकी, यही डेफिनेशन है कॉल बैक की, कि व्हेन यू पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन executed or called inside the same function then it is called a callback। अब देखो इसने यही चीज़ समझाई है यहाँ पर कि ये क्या क्या कर रही है। सबसे पहले जो आपकी जावा जेएस का मतलब है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, तो जो आपकी जो जावास्क्रिप्ट होती है वो देखती है कि सेट टाइम आउट है, क्योंकि सेट टाइम आउट तो एसिंक्रोनस वे पे काम करता है। अब सेट टाइम आउट मिला है, इस टाइम जेएस बोलती है कि अब इस कॉल में ये जो कॉल बैक है इसे 4 सेकंड के बाद चलाना है, क्योंकि अब मैंने वहाँ पर 4000 मिली सेकंड पास कर रखा है, इट मीन्स 4 सेकंड पास कर रखा है। तो मैं अब इसका वेट नहीं, अब इसका वेट नहीं होगा। मैं फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। कॉल बैक को साइड में रख दिया जाता है और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, जो आपकी एपीआई होगी, उसे कॉल कर दिया जाएगा।
जैसे 4 सेकंड कंप्लीट होके कॉल बैक इवेंट क्यू में आएगा और उसके बाद में फिर से वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इवेंट क्यू क्या, ये इवेंट क्यू ये कंसेप्ट एक एडवांस कंसेप्ट है जो आपको जब आप सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कॉल बैक के अंदर जब काफ़ी डेप्थली घुसते हैं तो आपको कुछ इवेंट लूप स्टैक के बारे में समझ बताया जाता है कि बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों को कवर कर दिया है, सेट टाइम आउट को, कॉल बैक को और एसिंक बिहेवियर को। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों को कवर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर ये फ्लो देखना है तो सबसे पहले कॉल स्टैक होगा। अब मैंने अभी इसमें बोला था कि आपको एनबीएसपी को छोड़ देना है। उसके बाद में सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है। देन उसके बाद में क्योंकि सेट टाइम आउट इसलिए एक एसिंक्रोनस भी है तो ये क्या करेगा, ये इसे भाई कॉल बैक मानेगा कि कॉल बैक क्यों भाई मैं इसे 4 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करूँगी। जब ये 4 सेकंड के बाद में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो 4 सेकंड के बाद में ये इवेंट क्यू के अंदर आ जाएगा और कॉल स्टैक कंप्लीटेड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका फ्लो भी समझाया गया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर दिया गया कि वन लाइन टेक अवे जो बहुत काफ़ी सॉलिड है। आपको समझना होगा कि सेट टाइम आउट खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कॉल बैक के को बाद में कॉल करवाता है। वो सिर्फ कॉल यानी कि जो सेट टाइम आउट हो गया उसके अंदर जितने भी टाइम आप पास करोगे वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे कॉल करा देता है बस सेट टाइम आउट। आप सेट टाइम आउट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो उतने ही देर बाद उतने ही टाइम बाद वो स्टेटमेंट जो सेट टाइम आउट के अंदर आपने लिखा है एग्जीक्यूट होगा। अब इसी वजह से जो सेट टाइम होता है वो क्या किस पे काम करता है, एसिंक बिहेवियर पे काम करता है। अभी कॉल बैक हेल्प क्या होता है, कंसेप्ट एक आया। अभी हमने कॉल बैक पढ़ लिया, सेट टाइम आउट पढ़ लिया, सिंक्रोनस पढ़ लिया, एसिंक्रोनस पढ़ लिया है। अब आपको आता है कॉल बैक हेल्प। कॉल बैक हेल्प मतलब सिंपल से क्या है कि यहाँ पर आप देखो डेफिनेशन में देखो, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि जब कॉल बैक के अंदर हम कॉल बैक्स लिखने पड़ते हैं और कोड डीपली नेस्टेड कन्फ्यूजन हो जाता है उसे उस कंसेप्ट को ही हम कॉल बैक हेल्प कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे ना, ये तो काफ़ी इजी वे में लिखा हुआ था। पहले समझे सिंपल कॉल बैक। इस यहाँ पर मैंने एक स्टेप 1 लिखा, कंसोल डोर लो, स्टेप 1 डन। अब मल्टीपल स्टेप सोचो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाउनलोड कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक बनाया डाउनलोड के नाम से, देन उस वेरीफाई बनाया, वेरीफाई के नाम से कॉल बैक और बनाया, वेरीफाई के नाम से बनाया, फिर देन इंस्टॉल के नाम से बनाया कॉल बैक, फिर वो इंस्टॉल बनाया, फिर एक स्टार्ट बनाया कॉल बैक। तो ये नेस्टेड कॉल बैक है यहाँ पर। तब जाके मेरी ऐप स्टार्टेड होगी, तब जाके मेरी ऐप क्या होगी, स्टार्टेड होगी। तो देखो अब यहाँ पर मैंने जो कॉल बैक है ये कॉल बैक के अंदर कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक कॉल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉल बैक हेल बन जाता है। अब इस कॉल बैक हेल को रिमूव करने के लिए कंसेप्ट आया था, वो कंसेप्ट हम आगे कवर करते हैं लेकिन पहले आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर क्या है कि चाय बन जाए तो मुझे बता देना है, इट मीन्स यानी कि सबसे पहले क्या बोले आप कि जब चाय बन जाए तो मुझे बता देना। फिर मैं क्या कहता हूँ बिस्कुट लूँगा जी, जब आपकी चाय बन जाएगी तब मैं बिस्किट लूँगा। फिर मैं टीवी ऑन करूँगा, यानी कि जब मैं बिस्किट ले लूँगा तब मैं टीवी ऑन करूँगा, यानी कि जब मैं टीवी ऑन कर दूँगा तब उसके बाद में क्या करूँगा, चाय पीऊँगा, तभी चाय पीऊँगा मैं। यानी कि यहाँ पर हर एक स्टेप प्रीवियस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप भी सोचे देखो कि जब चाय पहले बन जाएगी तभी मैं बिस्कुट लूँगा, मैं बिस्कुट इतना बिस्कुट नहीं लूँगा। जब तक चाय नहीं बनेगी तब तक मैं बिस्कुट को नहीं लूँगा। बिस्कुट मैं तभी लूँगा जब मैं चाय बन जाएगी। उसके बाद में फिर मैं टीवी को ऑन करूँगा, मैं टीवी ऑन तभी करूँगा जब मैं बिस्कुट लूँगा, और फिर मैं चाय पीऊँगा जब मैं टीवी ऑन कर दूँगा। अब रियल प्रॉब्लम क्या है कॉल बैक हेल्प के अंदर, सबसे पहले होती है रीडेबिलिटी जो होती है हमारी, कोड समझना मुश्किल हो जाता है, रीडेबिलिटी ख़राब हो जाएगी
और उसके बाद में जो एरर हैंडलिंग होंगी नेस्टेड कॉल बैक के अंदर, यानी कि जो कॉल बैक हेल के अंदर, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो कॉल बैक है वो किसी रीजन से कोई फेल्ड हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर जो एरर हैंडलिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कॉल बैक हेल के अंदर। तो इसलिए ये बोला गया है एरर हैंडलिंग हार्ड। और नंबर थर्ड क्या आता है, मेंटेनेंस नाइटमेयर। अगर बीच में एक स्टेप ऐड करना हो, पूरा नेस्टिंग स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ये देख, अभी कंसेप्ट में आपको समझ में आ रहा हो कि अगर मुझे सपोज मेरे कुछ 4 स्टेप है, उसके बाद में अगर आपको एक स्टेप ऐड करना है भाई कि भाई मैं अभी ये काम भी करूँगा, अब ये काम भाई करेगा तो मुझे भाई सब कुछ चेंज ही करना पड़ेगा भाई पहले, यानी कि सिर्फ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस स्टेप उससे प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, पीछे के सारे कंसेप्ट आपको दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। तो इसलिए मेंटेनेंस थोड़ी यहाँ पर काफ़ी पुअर है। अब इसी कॉल बैक हेल को रिमूव करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोमिस इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमने क्या कंसेप्ट, हमने यहाँ पे 5 कंसेप्ट को यूज़ कर लिया है। सबसे पहले हमने देख लिया सिंक्रोनियस, फिर एसिंक्रोनियस पढ़ा है हमने, फिर हमने कॉल बैक पढ़ा है, फिर हमने सेट टाइम आउट के बारे में देखा है, देन हमने कॉल बैक हेल देखा है। तो हमने 5 कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब जब कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम आई तो उसके बाद में कंसेप्ट आया किसका, प्रोमिस का। तो प्रोमिस के अंदर क्या होता है, प्रोमिस के अंदर जो आप, अब आप सिंपल सी बात है कि जब आप किसी को प्रोमिस करते हो तो ये तो प्रोमिस को आप कंप्लीट करते हो या उसे छोड़ देते हो। सिंपल ये दो दो ही चीज़ें काम करते हो, ये तो प्रोमिस होगा, ये यस होगा या फिर नहीं होगा, ये तो प्रोमिस रिजोल्व होगा या प्रोमिस रिजेक्ट होगा, यही काम करता है एंगुलर के अंदर प्रोमिस या जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिस। अगर प्रोमिस रिजोल्व होता है तो हो जाता है डोट देन के अंदर, अगर प्रोमिस आपका रिजेक्ट होता है तो हो जाता है डोट कैच के अंदर। तो इट मीन्स यहाँ पर जो एरर हैंडलिंग होती है प्रोमिस के अंदर वो बहुत काफ़ी इजी हो जाती है। यहाँ पर आपका जो प्रोमिस रिजोल्व हुआ तो वो गया किसके अंदर, डोट देन के अंदर। और जब आपका प्रोमिस, अगर आपका प्रोमिस में कोई रिजेक्ट हो जाता है तो हो जाता है किसके अंदर, डोट कैच के अंदर। तो एरर हैंडलिंग यहाँ पर कितनी ईजी हो गई। Callback hell is a situation where nested callback make code hard to read, maintain and debug. अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट पढ़िए, वो प्रोमिस क्या है। एंगुलर प्योर एसिंक फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि जो एंगुलर है वो कोई प्योर एसिंक फ्रेमवर्क नहीं है। एंगुलर है तो एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, लेकिन वो एसिंक फ्रेमवर्क नहीं है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट पे बना है। मैंने बताया कि एंगुलर एक टाइप स्क्रिप्ट है, जो टाइप स्क्रिप्ट होता है वो सुपर सेट होता है जावा स्क्रिप्ट का। इट मीन्स टाइप्स के पास के अपने पास जो फीचर होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्लस एडिशनल फीचर जो जावास्क्रिप्ट के पास है उन फीचर को टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता है। तो एंगुलर बेसिकली किसी पर बेस है जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट पे। अब एंगुलर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि सपोज कंपोनेंट लोड हो गए या टेम्पलेट रेंडर करना हो, क्योंकि कंपोनेंट लोड होगा तब तो टेम्पलेट रेंडर होगी, उसके बाद में ही एंगुलर का एक बाय डिफॉल्ट चेंज डिटेक्शन होता है, तब वो कॉल होता है। तो ये सब सिंक्रोनस हो गए। या एनजी ओननेट जो लाइफ साइकिल हुक के बारे में मैंने बताया था, उसके अंदर अगर आप कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो भी आपके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, सिंक्रोनस होंगे। वो सब क्या होंगे, सिंक्रोनस होंगे। तो ये सब आप देख लीजिए, कंपोनेंट लोड करना, टेम्पलेट रेंडर, चेंज डिटेक्शन और एनजीओनेट के अंदर जो आप कंपोनेंट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, ये सब क्या है, सिंक्रोनस है। अब में एसिंक्रोनस क्या होता है, फिर एंगुलर के अंदर एसिंक्रोनस होता है क्या, एचटीटीपी कॉल, सेट टाइम आउट, या फिर कोई टाइमर हो गया या यूजर इवेंट्स हो गया। क्योंकि सपोज सिंपल सी बात है, आपने एचटीएमएल में कोई एक बटन बनाया, बटन पे आपने एक इवेंट पे परफॉर्म किया है, और जब आपकी एचटीएमएल रेंडर होगी तो क्या फिर अब मैं वो बोलेगा भाई कि भाई बटन के अंदर जो कोड होगा मैं उसे भी रेंडर करूँगा, तभी के तभी तभी मैं इसके बाद तभी मैं पेज को रेंडर करूँगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। जब वो बोलता है कि भाई मैं सब कुछ रेंडर कर दूंगा, जब बटन पर क्लिक होगे तो बटन वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एंगुलर करता है। तो ये एसिंक्रोनस में हो गया। यूजर जो यूजर इवेंट्स होते हैं ऑब्जर्वेबल,
ये हम थोड़ा आगे से रीड करेंगे क्योंकि ऑब्जर्वेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर का। तो जो ऑब्जर्वेबल है वो भी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बेस है। वही सेम बताया गया है कि जब HTTP एग्जाम्पल दिया गया है कि आप डेटा फैच कर रहे हैं तो वो एसिंक्रोनस ही आता है। अब ये जैसे डेटा फैच कर रहा है तो ये किस पे आया है, एसिंक्रोनस पे आया है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, प्रोमिस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि इसने सपोज एक फंक्शन बनाया है डाउनलोड फाइल के नाम से, फंक्शन डाउनलोड फाइल। उसके अंदर क्या किया है, प्रेस डाउनलोड बटन कंसोल डॉट लॉग डाउनलोडिंग। अब उसने क्या किया है, जब ये फंक्शन, अब ये फंक्शन बन गया उसका, अब इस फंक्शन को इसने ये क्लोज कर देगा। अब इस फंक्शन को ये क्लोज कर देगा। उसके बाद में एक नया स्टेटमेंट लिखेगा कि रिटर्न न्यू प्रॉमिस, क्योंकि जो प्रॉमिस होता है वो दो स्टेटमेंट, दो चीज़ों को रिटर्न करता है, या तो वो रिजोल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अब सेट टाइम आउट के अंदर आपने लिखा कि डाउनलोड कंप्लीटेड, अब रिजोल्व लिखा, तो जब रिजोल्व लिखा तो क्या होगा, डॉट देन होगा। मैंने आपको बताया था कि जब रिजोल्व होगा तो डॉट देन होगा, अगर रिजेक्ट होगा तो किस क्या होगा, डॉट कैच होगा। अब मैंने यहाँ पर रिजोल्व लिखा है तो यहाँ पे ये डॉट देन का यूज ही करेगा। क्या किया है, डाउन, इसने डाउनलोड फाइल को कॉल किया है यहाँ पर, जो इसने फंक्शन बनाया था डाउनलोड फाइल, क्योंकि ये रिजोल्व हुआ है तो डॉट देन लिखा है, नेक्स्ट स्टेप सेफली एग्जीक्यूटेड। अगर ये डॉट कैच यहाँ पर लिखता, रिजेक्ट, रिजेक्ट लिखता तो ये किसके अंदर आता, कैच की स्टेटमेंट के अंदर आ जाता। अब मैं इसी फंक्शन को अगर आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है, या तो मैं इसे एंगुलर के अंदर परफॉर्म करता हूँ, अगर ये एंगुलर की यहाँ पर नहीं चला तो ये शायद ये मे बी, ठीक है, हम इसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जिससे आप इसे कंसेप्ट को थोड़ा समझ में जाएंगे किस तरीके से प्रोमिस काम करता है। और हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है कि हम यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ पर हमने इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया और सिंपल लिख दिया कि प्लीज़ करेक्ट दिस और फॉर्मेट दिस। तो इसने क्या किया, इस कोड को फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें वहाँ पर दुख करना नहीं पड़ा, ये हमें कोड मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि फंक्शन डाउनलोड फाइल, प्रेस डाउनलोड बटन, डाउनलोडिंग, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, रिजोल्व और रिजेक्ट। भाई आपने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का यूज़ किया है, डाउनलोड कंप्लीटेड और रिजोल्व। अब जब रिजोल्व हो गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, डोट देन एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट क्या लेना आना चाहिए, सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा, फिर ये कॉल हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, फिर आएगा, क्योंकि रिजोल्व, हाँ, फिर आएगा डाउनलोड कंप्लीटेड आएगा, देन उसके बाद में आएगा नेक्स्ट स्टेप सेफली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जो रिजोल्व है वो क्या है, इस स्टेटमेंट के बाद है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये सिंक्रोनियस है। लेकिन सेट टाइम आउट तो एसिंक्रोनस है पूरा, सेट टाइम आउट पूरा एसिंक्रोनस है, लेकिन इसके अंदर जो स्टेटमेंट चलेंगे वो सिंक्रोनस वे में चलेंगे। तो पहले कंसोल डॉट लॉग पेरेंट होगा, फिर उसके बाद में रिजोल्व हुआ है, क्योंकि तो अगर मैं रिजोल्व कंसोल डॉट लॉग से पहले लिखूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप सेफली एग्जीक्यूटेड पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या आउटपुट क्या आएगा, प्रेस डाउनलोडिंग बटन, डाउनलोडिंग, डाउनलोड कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टेप सेफली एग्जीक्यूटेड, ये आउटपुट आना चाहिए इसका। अभी हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यस, देख, अब देखिए, प्रेस डाउनलोड बटन, डाउनलोडिंग, डाउनलोड कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टेप सेफली एग्जीक्यूटेड, ये हुआ। अगर मैंने यहाँ पर इसे ऊपर कर दिया है, ठीक है, अब देखिए क्या क्या आएगा आउटपुट, अब आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट में क्या चेंज, बस थोड़ा कुछ छोटा सा चेंज होगा, बहुत छोटा चेंजेस होगा। आप वो चेंजेस देखिए, वो चेंजेस क्या होगा,
ओके। तो आप अगर कोई चीज़ सोल्व करते हैं तो ये भी, क्योंकि यार आपका जो प्रोमिस है वो पूरा एसिंक्रोनस वे पे काम कर रहा है। तो दोस्तों आप, सॉरी अभी के लिए, सो हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये काम करता है प्रॉमिस। अगर मैं यहाँ पर रिसेट कर देता हूँ तो ये किसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा डॉट कैच के अंदर। और हम देखते, अभी हम ये देखते हैं कि जब हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो डॉट कैच के अंदर ये हमारा ये स्टेटमेंट जो हमने ये लिखा है, मुझे लगता है ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है प्रॉमिस आपका। तो अभी हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। ओके, ठीक है, रिजेक्ट में भी ये काम कर रहा है। एरर हैंडलिंग इन वन प्लेस। अगर मैं यहाँ पर एक थ्रो करता हूँ एक्सेप्शन को रिजेक्ट करने के बाद में, थ्रो न्यू एक्सेप्शन इनवैलिड, शायद ये थ्रो न्यू एक्सेप्शन नहीं है। थ्रो न्यू एक्सेप्शन नहीं होगा। ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन इज नॉट अ जॉब, न्यू एरर इन इनवैलिड। ओके, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं होगा, ये एरर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम इसे रन करते हैं। रिजेक्ट करे हमने, अभी हमने इसे रिजेक्ट किया है तो क्या होना चाहिए। अभी भी ये, हाँ ठीक है, शायद ये सही चल रहा है। मे भी ये सही चल रहा है। अगर मैं इसे रिजोल्व करता हूँ यहाँ पर, ये क्या आता है। अच्छा, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, चलो अभी एरर, तो अभी एरर आ रही है, ये एरर रिमूव हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस सिंक्रोनस वे में जो होता है, जो ये बताता है कि जो एरर है, जो नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है वो काफ़ी कम होता है इस सिंक्रोनस वे में। क्योंकि क्या है कि ये दो स्टेटमेंट तो ये चल रहे हैं आपके, आपको इसे पता चले कि ये इस सिंक्रोनस है, सब कुछ ये सब इस सिंक्रोनस है। इसे ये पता है कि ये टाइम लेगा तो ये इसका वेट नहीं करेगा, क्योंकि इनका वेट नहीं कर रहा है, ये एरर का वेट नहीं कर रहा है, ये इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा पहले ही, काम खत्म कर देगा ना भाई, तुम, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा, जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा काम कम, तो तुम्हारे काम को विजिबल कर दूंगा। ठीक है,
ये टाइम ले रहा है, तो अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। सो हम क्या करते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉमिस का कंसेप्ट भी कुछ समझ में आ गया हो। अब ये नहीं होता है कि प्रॉमिस के अंदर सिर्फ हम इतना ही काम कर सकते हैं। प्रॉमिस के अंदर हम अपनी एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा परफॉर्म करना होती है प्रोमिस के अंदर। तो प्रोमिस जो होता है, बस प्रोमिस के अंदर ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है। प्रोमिस जो होता है वो वन टाइम होता है, वन टाइम यूजेबल होता है। प्रोमिस या तो आपका, क्योंकि आपने अगर किसी से प्रोमिस किया, या तो वो रिजोल्व होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। अब जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोमिस का यूज़ करेंगे, आपको दोबारा से उसे फिर से कॉल करना पड़ेगा, तभी आप प्रोमिस का यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज प्रोमिस का यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। यही प्रोमिस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट आया एंगुलर के अंदर, ऑब्जर्वेबल। क्या है? ऑब्जर्वेबल कंसेप्ट आया था। उस ऑब्जर्वेबल कंसेप्ट को हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। प्रोमिस वर इंट्रोड्यूस टू मेक ए सिंक्रोनस कोड रिलायबल, कंपोजेबल, स्टैंडर्डाइज्ड एंड इजियर टू मैनेज एट स्केल। यानी कि प्रोमिस जो इंट्रोड्यूस हुआ था इस वो भी ए सिंक्रोनस कोड के लिए, टू मेक, यानी कि जो आपका ए सिंक्रोनस कोड को रिलायबल बनाने के लिए, कंपोजेबल बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए, और इजियर टू मैनेज एट स्केल। सो आपको ये प्रोमिस हो गया, ये प्रोमिस की डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर आप आपके मेरा आपके 6 कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सिंक्रोनस, एसिंक्रोनियस, कॉल बैक, सेट टाइम आउट, कॉल बैक हेल को रिमूव करने के लिए प्रोमिस का कंसेप्ट आया। और प्रोमिस में कुछ प्रॉब्लम है जो अभी हम ऑब्जर्वेबल के अंदर उसे डिफाइन कर देंगे कि प्रोमिस के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। जो हमारा कॉल बैक यूज़ हुआ, जो एंगुलर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को कमेंट मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को जब आप देखेंगे तो उससे पहले आपकी प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।